जो है पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से गहराई से सीखते चलेंगे। जहाँ पे जो जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा वहाँ पे मैं बता दूँगा, ओके। तो चलिए देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। अब बोला जाएगा कि अमल में कब लाया गया था, तो अमल में लाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को लाया गया था, अमल में लाया गया था, ठीक है। और जो लागू किया गया था वो किया गया था क्या, 26 जनवरी 1950 को। और इसमें था क्या, तो ये एक विधिक दस्तावेज था, यानी लीगल डॉक्यूमेंट था, जिसमें बेसिक यानी कुछ कानून लिखे हुए थे। अगर इसमें पहले की भाग की बात करें तो पहले भाग था हमारा 22, लेकिन आज 25 है। पहले आर्टिकल हमारा अनुच्छेद थे 395, मगर आज 465 है, ठीक है। पहली जो अनुसूची थी वो थी 8, लेकिन अब कितनी है, 12। अब जो है 12 अनुसूची है, देखिए। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम है, ये आर्टिकल 368 में निहित है, ठीक है। तो ये आप लोग को नहीं भूलना है क्या, कि जो हमारा CAA है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये हमारा आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है या ना, ओके। देखिए, जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये हुआ था 1951 को, ठीक है। यानी कि 1951 को हुआ था। पहला हमारा जो CAA हुआ था वो 1951 को हुआ था। किस किस पे हुआ था, तो ये जो है लैंड रिफॉर्म्स, यानी भूमि सुधार पे हुआ था, समझ रहे हैं, भूमि सुधार पे हुआ था अमेंडमेंट। उसके बाद अगर बात करें लेटेस्ट की, तो पहला 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ये हुआ था 2017 को हुआ था। किस लिए हुआ था, तो ये GST के अंदर हुआ था, ठीक है। यानी 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ये 2017 को हुआ था, GST पारित किया गया था। उसके बाद हुआ था हमारा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2018 को। इसमें क्या किया गया था कि OBC आयोग, यानी संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था आर्टिकल 338B के तहत, ठीक है। यानी OBC आयोग जो है संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था, ठीक है, आर्टिकल 338B के तहत 102वां 2018 जो हुआ था। 103 की बात करें तो ये 2009 में हुआ था क्या, AWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत जो है जनरल को 10% रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत जो है 10% रिजर्वेशन दिया गया था AWS वाले को, समझ रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। तो आज हम चर्चा करते हैं शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, शेड्यूल्स के बारे में। तो देखिए, हमारी जो अनुसूचियाँ थी, जो पहला अनुसूची है वो हमारा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में है, ठीक है। पहले अब 28 है, पहले स्टेट्स जो है वो 28 हैं। अब यूनियन टेरिटरी जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। तो अब कितने हो गए टोटल, 9। यानी अब जो है यूनियन टेरिटरी 9 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। जो पहले अनुसूची हमारा है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में है, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल जो है ये हमारा सैलरी, वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में बात करता है, ठीक है। यानी सैलरी, अलाउंस और पेंशन के बारे में बात करता है। किस किस के सैलरी के बारे में बात करता है, तो प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को जो पैसा मिलता है वो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में मिलता है, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग को मिलता है। उसके बाद ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं उनको जो है पैसा मिलता है सेकेंड शेड्यूल के तहत, ठीक है। उसके बाद आते हैं ओथ के बारे में। देखिए, जो हमारा थर्ड शेड्यूल है ये ओथ के बारे में बात करता है, ठीक है।
किन किन का उसके बारे में बात करता है, तो ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार के जितने मंत्री सबको, ऑल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा यानी लोकसभा और राज्यसभा में जितने मेंबर हैं उनके ओथ के बारे में थर्ड शेड्यूल में निहित है। ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर हैं उनको भी थर्ड शेड्यूल के तहत ही शपथ दिया जाता है। ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनको भी थर्ड शेड्यूल के तहत ही शपथ दिलवाया जाता है। उसके बाद है हमारा कैग, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत नहीं दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जो शपथ है वो आर्टिकल 60 के तहत दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 69 के तहत दिया जाता है और गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो आर्टिकल 159 के तहत दिया जाता है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत शपथ दिलवाया जाए तो ये आर्टिकल 60 होगा। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट को तो आर्टिकल 69 और गवर्नर ऑफ स्टेट्स यानी 159। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट को 159 के तहत जो है शपथ दिलवाया जाता है। देखिए उसके बाद बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, दिया जाता है। जैसे यूपी में जो राज्यसभा सीट है वो 31 है और राजस्थान में जो राज्यसभा सीट है वो 10। ठीक है, यानी कि एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा के वो दिया जाता है। जो फिफ्थ शेड्यूल है हमारा ये है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, और सिक्स शेड्यूल जो हमारा ये है ट्राइबल एरियाज़ के लिए। ठीक है, ट्राइबल एरियाज मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे बहुत कम विकसित है, ज़्यादा विकसित नहीं, जिससे क्या हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इसमें क्षेत्र का प्रशासन होता है। ठीक है, यानी सिक्स शेड्यूल जो है हमारा ये ट्राइबल एरियाज में गिनती में आते हैं। ठीक है, जो शेड्यूल हमारा ये ट्राइबल एरिया में आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। और जो सेवन्थ शेड्यूल है ये हमारा जो लिस्ट है यानी सेवन्थ शेड्यूल है हमारा लिस्ट के बारे में बात करता है। कौन कौन सी लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट में 61 और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट होते हैं, समझ रहे हैं। यूनियन लिस्ट 100, स्टेट लिस्ट 61, कंकरेंट लिस्ट 52। ओके, देखिए इन सब के अलावा एक होता है रेजिडुअरी लिस्ट होता है, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं जो किसी भी शामिल नहीं होते हैं, जो किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं, उसे हम रेजिडुअरी लिस्ट कहते हैं। ठीक है, रेजिडुअरी लिस्ट हम कहते हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट के तहत जो है रेलवेज, फॉरेन पॉलिसी, सेंसस यानी जनगणना, बैंकिंग, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब जो है यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी, वार एंड पीस, ये सब जो है यूनियन लिस्ट के तहत आते हैं। फॉरेन पॉलिसी भी हमारा यूनियन लिस्ट में आता है, रेलवेज भी हमारा यूनियन लिस्ट में आता है, वार एंड पीस भी हमारा क्या आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम ये जो है यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टेट लिस्ट के बारे में तो ये टोटल 61 सब्जेक्ट हैं। पहले 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन 5 जो है कंकरेंट लिस्ट 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे जो है डाल दिया गया। क्या 1976 में संविधान संशोधन नियम करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, 5 जो है कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। देखिए स्टेट लिस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रेवेन्यू के तहत आता है। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू, अल्कोहल, मार्केट एंड फेयर्स, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर इरिगेशन।
एग्रीकल्चर इरिगेशन जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, समझ रहे हैं। पब्लिक ऑर्डर हो गया, यानी लोकसभा के बारे में हो गया। मार्केट एंड फेयर्स हो गया। एल्कोहल, लैंड रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, इन सब बात आता है। फिर एक कंक्लूजन, यानी इसको बोलते हैं समवर्ती सूची, यानी ऐसे लिस्ट होते हैं जो एडुकेशन, फॉरेस्ट, प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, ये कंक्लूजन लिस्ट में आता है। उसके बाद आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड मैगजीन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, ये सब जो है हमारे इसके अंतर्गत आता है, कंक्लूजन लिस्ट के अंतर्गत आता है। एडुकेशन, फॉरेस्ट, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड मैगजीन इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। 8 शेड्यूल में जो है हमारे ये लैंग्वेज के बारे में बात करता है, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में। पहले 14 लैंग्वेज थे, अब 27 लैंग्वेज है। 21वां संविधान संशोधन जो 1967 को था, इसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया, ठीक है, सिंधी भाषा को ऐड किया गया। उसको 71st अमेंडमेंट जो था वो 1992 को, इसमें नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को शामिल किया गया। यानी 71वां संशोधन को 1992 को जो हुआ था, उसमें नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जो है शामिल किया गया। उसके बाद 92 जो हम अमेंड हुआ, ये हुआ था डोंगरी, संथाली और बोडो मैथिली, यानी 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था, 2003 को जो हुआ था उसमें डोगरी, संथाली, बोडो और मैथिली को ऐड किया गया, जिसमें अब ये जो है राजस्थानी, अंग्रेजी, भोजपुरी ये अभी भी हमारे भाषा में शामिल नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद 9 शेड्यूल जो आता है हमारे ये लैंड रिफॉर्म्स में तहत आता है, जो कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 का हुआ था, ये 9वां शेड्यूल आ जाता है। उसके बाद 10वां शेड्यूल जो हमारा ये एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून हमारा 10वां शेड्यूल में आता है, और यह जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा 11वां शेड्यूल जो है वो पावर ऑफ लोकल, 11वां शेड्यूल जो है हमारा पावर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में इसका विकसित है। ये जो है 23वां संशोधन 1992 के तहत लाया गया था, और पावर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट ये टोटल 19 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। और ये जो है 11वां शेड्यूल जो है ये आर्टिकल 243 से 243 तक जो है 16 आर्टिकल इसमें ऐड हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 12वां जो शेड्यूल है हमारा ये पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है, जिसमें टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। ये लाया गया था 1992। इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 243 पी से लेके 243 जेड जी तक हैं, ठीक है, 243 जेड जी तक हैं, समझ गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन, ठीक है। सो थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।